सो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। दिस साइड से ऋषभ गुप्ता। आज के वीडियो में हम करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की रिवीजन। तो आइए चलते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो और कमेंट सेक्शन में बताओ अगली वीडियो किस चीज़ की चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के साथ। तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन होता क्या है? मैं सिंपल सी चीज़ कहूँगा, प्रोडक्शन का मतलब है इनपुट डालो और आउटपुट निकालो। फॉर एग्जाम्पल, आपने आलू डाला और आगे से चिप्स निकलेगा, सोना नहीं निकलेगा। तो जी, आप आलू डालोगे, दैट इज़ योर इनपुट एंड द आउटपुट इज चिप्स। तो ये जो चिप्स है दैट इज़ योर आउटपुट। तो मैं कह दूँ प्रोडक्शन का मतलब होता है इनपुट को यूज़ करके आउटपुट बनाओ, राइट। तो हमारी डेफिनेशन इट गोज लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज व्हाट प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, लेस, पोटैटो, सॉल्ट, ये सब इनपुट यूज़ करता है और क्या बनाता है? चिप्स बनाता है, जो कि एक फाइनल आउटपुट होता है। और प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? यही प्रोसेस को हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे, यानी इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गुड। यानी कि कितना इनपुट डाले तो कितना आउटपुट आएगा, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन का फंक्शन। यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे आउटपुट ऑफ एक्स, मतलब एक्स गुड एक है, उसका आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? इट इज़ फंक्शन ऑफ कितना इनपुट लग रहा है उस पर, राइट। क्योंकि जितना इनपुट डालेंगे उतना ज़्यादा आउटपुट आएगा, जितना कम डालोगे उतना कम आउटपुट आएगा। तो इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द इनपुट यूज्ड। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आउटपुट मुझे टेबल चाहिए, तो उस पर इनपुट क्या लगेगा? मैं कहता हूँ पैसा लगेगा, जिसको हम कैपिटल कहते हैं, उसको हम डिनोट करेंगे के के साथ। और लेबल लगेगी, जिसको हम कहते हैं एल। तो कहता है आउटपुट ऑफ टेबल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कि कितना कैपिटल लगाएंगे कितना लेबल लगाएंगे। तो यानी कि सपोज मुझे 100 टेबल बनाने, तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। अब कैपिटल कितना लगाया? सपोज 5 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाया, हम यूनिट बोलते हैं इसको। तो 5 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाया और 10 यूनिट ऑफ लेबर लगाया। अब यहाँ 5 यूनिट ऑफ कैपिटल में मशीन भी आ सकती है कि 5 मशीनरी लगाई और 10 लेबर लगाया और हमने क्या बनाया? 100 टेबल बनाए, राइट। शॉर्ट रन क्या होता है? देखो, तेरा 2 रन, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन। जो बिजनेस का लॉन्ग रन होता है वो एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड होता है, कि मैं कह सकता हूँ 5 से 10 साल, ठीक है। शॉर्ट रन होता है एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जिसके अंदर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं और वो छोटे पीरियड के ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे एक ऑर्डर आया बहुत बड़ा कि सर आपको ना, ये मान लो चिप्स का ऑर्डर आया मुझे, मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ चिप्स की। तब उस चिप्स को बनाने के लिए मुझे ऑर्डर आया, बट कि वो मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा है। तब उसके लिए मैं ये कर सकता हूँ ना, मैं नई लेबल लगा लूँ। अब उसके लिए ये थोड़ी करूँगा नया मशीनरी सेटअप कर लूँगा, राइट। वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। सपोज मुझे ऑर्डर आया बहुत बड़ा, जो कि मेरी मशीनरी बना ही नहीं सकती, मैं जितना मर्जी लेबर लगा दूँ, तो मुझे नई मशीनरी डालनी पड़ेगी। अब जो नई मशीनरी डालनी है, या वो नई स्पेस पे डालनी पड़ेगी, नया लोकेशन होगा और एक्सटेंड करना पड़ेगा करंट फैक्ट्री को। तो उसके लिए मुझे और ज़्यादा मैन पावर चाहिए होगी, कैपिटल चाहिए होगी। तो मैं कह दूँ मेरे को एट द एंड पूरा का पूरा नया सेटअप ही लगाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो लॉन्ग रन में होती है। शॉर्ट रन में आप ये सब नहीं कर सकते, लॉन्ग रन में आप ये डिसीजन ले सकते हो। शॉर्ट रन में तो आप छोटे मोटे डिसीजन लोगे कि सर लेबर लगानी है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, ऑर्डर आया, सीजनल काम है, सीजन के अंदर हमने लेबर बढ़ा ली और ऑफ सीजन हमने लेबर कम कर दी। तो दीज आर द थिंग जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में मैटर करती है। अब मैं तुम्हें सिंपल कहूँगा, शॉर्ट रन यहाँ पे जो डिफाइन करता है वो कहता है कि एक ऐसा रन जिसके अंदर हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे विद द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर आगे जाके पढ़ते हैं क्या होता है। कहता है इट रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट, यानी कि प्रोडक्शन हम कैसे इंक्रीज करेंगे, कैन बी चेंज ओनली बाय द वेरिएबल फैक्टर। अब मैं तुम्हें बता दूं वेरिएबल और फिक्स होता क्या है। वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसको हम शॉर्ट रन के अंदर चेंज कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन यही कहती है। और फिक्स फैक्टर कहता है कि वो फैक्टर जिसको हम चेंज नहीं करते शॉर्ट रन में। अब तुम्हें कहोगे कि सर ये क्या बात हुई, पर शॉर्ट रन कहता है कि वो प्रोडक्शन जिसके अंदर हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं सिर्फ। और हमारा जो वेरिएबल फैक्टर होता है वो कहता है कि जो कि शॉर्ट रन में यूज़ होता है वो वेरिएबल होता है, जो चेंज होता है वो वेरिएबल होता है। ये तो एक दूसरे को इंटरलिंक कर रहे हैं, राइट। तो तुम कहोगे कि सर ये क्या चीज़ है। मैं तुम्हें सिंपल सा कहता हूँ, वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर है जिसको आप चेंज करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में आपने उसकी वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करा तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई। फॉर एग्जांपल, आपने लेबर एक्स्ट्रा लगाई, पहले 4 लेबर थी, अब आपने 5 करी, तो 5 में कुछ बनाएगा ना भाई, बेला थोड़ी बैठा रहेगा। तो वो जो बनाएगा उसको मैं कह दूँ मेरी प्रोडक्शन बढ़ी। उस चीज़ को हम कहते हैं कि वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करने से मैंने जो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करी। तो वो वेरिएबल फैक्टर जब लगाया उसको हम बोलेंगे कि ये शॉर्ट रन का फंक्शन आपका। तो कहता है इफ प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन ही कैन डू सो बाय एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर लेवल एंड रॉ मटेरियल बट नॉट चेंजिंग द फिक्स फैक्टर। अब फिक्स फैक्टर क्या हुआ, जो कि आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं करते यार। सिंपल सी चीज़ है, आप शॉर्ट रन में नई मशीनरी थोड़ी ले लोगे, आप नया का नया
प्लांट थोड़ी खरीद लोगे, आप पैसा थोड़ी इन्फ्यूज़ कर लोगे। तो कहता है कि आपने कोई फिक्स फैक्टर नहीं चेंज करा, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी नहीं लगाई, ना लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने बस लेबर खरीद के लाई जिसको आप वेजेस दोगे जब वो सामान बनाएगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग रन क्या हुआ, कहता है लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर सब कुछ चेंज होता है। सर आप उसमें प्लांट भी लगा सकते हो, मशीनरी भी लगा सकते हो, लेबर भी लगा सकते हो, कहता है सारे के सारे फैक्टर चेंज हो सकते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कहता है उसको हम कहते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में अंदर फर्म क्या क्या चेंज कर सकता है, साइज ऑफ फैक्टर्स यानी कि मशीनरी की साइज, कहता है स्विच टू न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक्स कर सकता है चेंज, न्यू मशीनरी परचेज कर सकता है, स्केल इंक्रीज कर सकता है, पहले 1 एकड़ पे थी अब 2 एकड़ पे हमारी फैक्ट्री है, तो वो जो स्केलेबिलिटी आती है वो कब आती है, लॉन्ग रन में। कहता है शॉर्ट रन लॉन्ग रन का एक डिफरेंस बता दो भाई, सिंपल चीज़ है, शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर जो हम चेंज करते हैं वो होता है वेरिएबल फैक्टर, और लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो कहता है शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी इंक्रीज ओनली बाय वेरिएबल फैक्टर, और लॉन्ग रन में वेरिएबल कैसे आउटपुट इंक्रीज करेंगे, सारे के सारे फैक्टर चेंज कर दो। कहता है फैक्टर कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल एंड फिक्स इन द शॉर्ट रन। अरे ऑब्वियसली जब आप वेरिएबल फैक्टर को ही चेंज करोगे, यानी कि देयर आर सम फैक्टर्स जो कि फिक्स्ड हैं, तो वो कब आ रहा है, शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में तो सब ही वेरिएबल है, देयर इज नथिंग लाइक फिक्स्ड। तो कहता है ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। अब आता है डिफरेंस वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का। कहता है वेरिएबल फैक्टर होता क्या है, मैं कहूँ वेरिएबल फैक्टर वो होता है जो शॉर्ट रन में चेंज होता है। कहता है वेरिएबल फैक्टर रेफर टू दोस फैक्टर विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन। और फिक्स फैक्टर क्या होता है, जो को हम चेंज नहीं करते शॉर्ट रन में, इजी। अगला कहता है रिलेशनशिप विद आउटपुट, आउटपुट के साथ रिलेशन कैसा होता है, ध्यान से समझना। जैसे जैसे मेरा वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करता है ना, मेरा आउटपुट इंक्रीज करता है। या मैं ऐसा कह दूं कि सर आउटपुट तभी इंक्रीज करेगा जब आप वेरिएबल फैक्टर लगाओगे, राइट। और फिक्स फैक्टर अभी फिक्स है, कुछ नहीं कर रहे। बट क्या लेबर लगाने से क्या तुम्हारी मशीनरी बढ़ रही है क्या, सर शॉर्ट रन में तो हम सिर्फ लेबर लगा रहे हैं, नई मशीनरी तो खरीद ही नहीं रहे। तो मैं कह दूं आउटपुट इंक्रीज कर रहा है बट हमारा फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है, सेम है। कहता है दे डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट। आउटपुट बढ़ क्यों रहा था, सर वेरिएबल फैक्टर के कारण, फिक्स फैक्टर का तो उसमें रोल ही नहीं था, फिक्स फैक्टर तो वहीं का वहीं था। इट्स लाइक जैसे आपने एक मशीन लगाई, ठीक है, चिप्स बनाने की, उसकी क्वांटिटी है कि वो 10 kg 10,000 kg बना सकता है चिप्स, और आप 8,000 kg ही बना रहे थे, तो भाई आपको 2,000 kg के लिए नई मशीन थोड़ी लगानी पड़ेगी, आपको लेबर लगानी पड़ेगी, वो मशीन की कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड है। तो मैं कह दूं जब आउटपुट बढ़ेगा तो उसमें मशीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मशीन की कैपेसिटी तो वही थी ना, 2,000 kg जो बची हुई थी वो रिमेनिंग बची है ना अभी भी। तो कहता है कि जब आप वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते हो आपका आउटपुट बढ़ता है, यानी कि दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द आउटपुट। बट अगर हमारा जो फिक्स फैक्टर है उसमें चेंज नहीं आता विद द इंक्रीज इन आउटपुट। बट हाँ अगर हम नई मशीन ले ले तो फिक्स फैक्टर भी चेंज होगा और हमारा क्या बोलते हैं आउटपुट भी चेंज होगा। दैट इज नॉट इन द शॉर्ट रन, वो लॉन्ग रन की बात आ गई। सॉरी, ओके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला पॉइंट था एट जीरो आउटपुट, ध्यान से समझना। जीरो आउटपुट, क्या तुम लेबर लगाओगे जब आपकी प्रोडक्शन नहीं चल रही होगी, फैक्ट्री बंद पड़ी है, लेबर को बोलोगे आओ, हाँ कहोगे, बोलो। तुम लेबर को नहीं बुलाओगे, रीजन क्या है कि सर तुम आउटपुट ही नहीं बना रहे, आपके पास काम ही नहीं है। तो कहता है कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वेरिएबल फैक्टर ज़रूरी नहीं है जब आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे। बट क्या प्रोडक्शन नहीं करोगे तो क्या आपको ज़मीन नहीं चाहिए, अरे सर आपने मशीन लगाई है, पहले मशीन लगाओगे कि लेबर लाओगे, सर मशीन लगाएंगे। तो जब मशीन लगा दी तो फिक्स फैक्टर तो आ ही गया ना, तो आप प्रोडक्शन हो नहीं हो, फिक्स फैक्टर तो आ गया। तो यानी कि इट इज़ इवन रिक्वायर्ड इवन इफ द प्रोडक्शन इज जीरो। तो मैं कहता हूँ जब मैं फैक्ट्री स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले तो मशीन ही आती है, तो जब मशीन खरीद ली तो फिक्स फैक्टर तो आ गया, प्रोडक्शन तो जीरो है। तो कहता है इट इज़ रिक्वायर्ड इवन इफ द प्रोडक्शन इज जीरो। कल को मेरा बिजनेस क्लोज भी हो जाए तो फिक्स फैक्टर तो वहीं रहेगा ना, वेरिएबल फैक्टर चला जाएगा, वो कहेगा मैं काम नहीं करूंगा मेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, राइट। एग्जाम्पल आ गया रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल। और फिक्स फैक्टर क्या आती है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड। अगर परमानेंट स्टाफ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, सैलरी वाले एम्प्लॉय जनरली यहाँ आते हैं, लेबर एंड सैलरी। बट परमानेंट स्टाफ वो वाला स्टाफ होता है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि आप हमारे साथ 2 साल 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्टेड हो। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो दैट मीन्स आप वो ब्रेक नहीं कर सकते, आप उसको ये नहीं कह सकते कि जाओ जाओ घर जाओ, तो वो आपका परमानेंट एम्प्लॉय है। तो आपको वो फिक्स फैक्टर बन जाएगा कि इतने साल तक तो उसको एम्प्लॉयमेंट देनी है, चाहे आप फैक्ट्री बंद कर दो, यानी ये खर्चा पड़ेगा पड़ेगा। तो मैं सिंपल सेंस कहता हूँ जिस प्रोडक्ट का खर्चा, जिस आइटम का, जिस फैक्टर का खर्चा आपको पड़ना ही है, मैंडेटरी है, वो फिक्स फैक्टर। जिसका आपका चेंज होता रहेगा या फिर जब प्रोडक्शन नहीं होगी जीरो हो जाएगा, दैट इज वेरिएबल। अगर तुम फैक्ट्री बंद कर दो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी क्या,
तुम कहोगे सर नहीं लगेगी, तो दैट मीन्स पावर एंड फ्यूल नहीं आएगा। रॉ मटेरियल लगेगा क्या, कहाँ डालोगे रॉ मटेरियल, नहीं लगेगा, दैट मीन्स वेरिएबल फैक्टर है वो। अगर फिक्स फैक्टर की बात करूँ, बिल्डिंग तो है ही है ना, जहाँ पे मशीन रखोगे, मशीनरी लगाई है, वो परमानेंट स्टाफ होगा, वो तो आएगा ही आएगा, उसको तो हमें सैलरी देनी ही देनी है। इट डजेंट मैटर आप प्रोडक्शन करो कि नहीं कर रहे हो। आगे चलते हैं। कहता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। मैं सिंपल सी चीज़ कहता हूँ, ये भी वही कहता है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो फंक्शन हुआ जिसके अंदर आप चेंज करते हो वेरिएबल फैक्टर को, आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है। और लॉन्ग रन वो हुआ जिसके अंदर सारे फैक्टर चेंज कर सकते हो। देखो, ओनली वन आउटपुट वाइल कीपिंग द अदर इनपुट कांस्टेंट, और वन आउटपुट इज इंक्रीज बाय चेंजिंग ऑल इनपुट साइमल्टेनियसली, यानी कि सारे फैक्टर चेंज कर रहे हो आप। इसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन को कहते हैं हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एंड लॉन्ग रन को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अब ये जो लॉन्ग रन है ना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, इसलिए हम इसको सिलेबस के अंदर कवर नहीं करते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। आगे ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है द रेशियो बिटवीन इनपुट्स टेंड्स टू चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। क्या मतलब हुआ इसमें लॉन्ग शॉर्ट रन के अंदर? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हम मैगी की फैक्ट्री चला रहे हैं, हमने एक मशीन लगाई है और 10 लेबर लगाई है। जब हम 10 लेबर लगाते हैं, हम मैगी बनाते हैं 1000 मैगी पैकेट, ठीक है, 1000 पैकेट बना दिए। उसके बाद क्या किया, मैंने 2 लेबर ना इंक्रीज़ किए, +2 लेबर, तो मैंने देखा मेरी मैगी की प्रोडक्शन होगी 1500। क्या होगी? 1500। अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि हमारी जो इनपुट्स की रेशियो होती है ना, द रेशियो बिटवीन इनपुट्स हो गए कि सर जो आप बनाने के लिए लगा रहे हो, मशीन लगा रहे हो, लेबर लगा रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो, इसमें हम क्या क्या लगा रहे हैं, लेबर एंड मशीन, राइट। कहता है इनपुट का रेशियो टेंड्स टू चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। मैं कह दूं, जब मैं 1000 आउटपुट बना रहा था, मेरे लेबर कितनी लग रही थी 10, बट मशीन कितनी थी 1। जब मैं 12 लेबर लगा रहा था, मेरा आउटपुट कितना है 1500, एंड मशीन तो अभी भी 1 है। तो मैं कह दूं पहले रेशियो थी एक मशीन पे 10 एम्प्लॉय, अब कितनी थी एक मशीन पे 12 एम्प्लॉय। तो रेशियो चेंज होगी क्योंकि लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो गया, आपने प्रोडक्शन चेंज कर ली। प्रोडक्शन होगी 2000, आपका लेबर कितना लग गया 15, तो मैं तो एक मशीन पे 15। तो ये सही तो कह रहा है कि सर विद द इंक्रीज इन आउटपुट आपका जो इनपुट का रेशियो है ना, वो टेंड्स टू चेंज, वो चेंज होता है। बिल्कुल सही है, राइट। मैंने इसका फॉर्मूला बना दिया, नंबर ऑफ मशीन अपॉन नंबर ऑफ लेबर्स। एक मशीन पे कितना लेबर काम कर रहा है, दैट इज योर इनपुट का रेशियो। आगे कहता है कि अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, इट चेंजेस इन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब वो सेम प्रोपोर्शन से ही इंक्रीज होता है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो इनपुट का रेशियो होता है वो सेम रहता है, वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन सेम रहता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उसमें 1000 मैगी बना रहा था, 10 लेबर लगाए, राइट। लॉन्ग रन है, मैं नई फैक्ट्री खरीद सकता हूँ। मैंने एक और फैक्ट्री लगाई जिसमें 1000 ही मैगी बन रही है और उसमें भी मैंने 10 लेबर ही लगाई। फिर मैंने एक और फैक्ट्री खरीदी जिसमें 1000 मैगी बना रहा था, उसमें भी 10 लेबर लगाई, और सब में मशीन कितनी लगी, एक मशीन, एक मशीन, एक मशीन, राइट। अब मैं सिर्फ मान लो मेरे पास एक ही फैक्ट्री है अभी अभी के टाइम पे, राइट, ये आगे वाली स्टोरी है ही नहीं है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मशीन पे कितना लेबर लगा रहा हूँ, 10 लेबर। मेरा इनपुट आउटपुट रेशियो आ गया 0.1, वही 1/10, राइट। अच्छा, अब मैंने अगर 2 फैक्ट्रियाँ लगा दी तो मैं प्रोडक्शन कितनी कर रहा हूँ, आउटपुट कितनी कर रहा हूँ, 2000। मेरी लेबर कितनी होगी 20, मशीन कितनी होगी 2, तो रेशियो क्या बन गई 2 मशीन अपॉन 20 लेबर, जो कि रेशियो तो सेम ही रही ना सर, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रही है, यानी कि 1/10 से क्या हो गया 2/10, सॉरी 2/20, यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इंक्रीज हुआ, 1/10 से इंक्रीज हो गया। आगे देखो, अगर मैं तीसरी फैक्ट्री भी लगा दूं तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा सर, 30 लेबर लगी टोटल और 3 मशीनें लगी, 3 मशीन पे कितनी लेबर है 30, फिर भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन से इंक्रीज हुआ, यानी कि 0.1 ही रहा। तो एट द एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि आपकी मशीनें और लेबर एक यूनिट पे फिक्स रहता है और वही मशीन आप डुप्लीकेट करते रहते हो। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रन में आप मशीनरी चेंज वही रख रहे हो एंड लेबर लगाकर आप प्रोपोर्शन सेम रख रहे हो। तभी कहता है लॉन्ग रन के अंदर आपका कांस्टेंट रेशियो से प्रोपोर्शन से इंक्रीज करता है, दैट इज रेशियो ऑफ इनपुट चेंज नहीं करता है, वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहता है, राइट। आई गेस समझ आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेना, शायद और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। अच्छा, कहते हैं कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट में हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं प्रोडक्शन का। तुम्हारे चैप्टर के अंदर तुम्हें जो प्रोडक्ट नाम के वर्ड होगा उसका मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, ठीक है। कहता है सबसे पहला टीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट सिंपल में कहता है कि आपकी जितनी टोटल प्रोडक्शन हुई ना, उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो मैं सिंपल सेंस में कह दूं, सम ऑफ ऑल द प्रोडक्शंस इज द टोटल प्रोडक्ट। तो कहता है आप सम कर लो सारी प्रोडक्शन का, तो मैं कह दूं हर एक प्रोडक्शन अपने आप में क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। जब मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताऊंगा उधर भी ऐसे ही बोलूंगा, ध्यान से समझना कि सारे प्रोडक्ट का टोटल कर लो, उसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट।
या फिर मैं कह दूं टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड जो प्रोड्यूस किया फर्म ने यूजिंग द इनपुट एंड द गिवन पीरियड, उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट, राइट। फॉर्मूला क्या बन गया सर, टोटल प्रोडक्ट इज सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। ये जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, तो यही तो डेफिनेशन थी, सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, टीपी, राइट। टोटल प्रोडक्ट आ गया। टोटल प्रोडक्ट दिमाग से समझना कि आपने 10 प्रोडक्ट बनाए, 10 का टोटल क्या हुआ, 10 हुआ सर। एक एक करके जोड़ो, सारों को ऐड करो, दैट इज टोटल प्रोडक्ट, सिंपल। अच्छा, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट कहता है कि आपने एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर लगा के कितना बनाया। एवरेज प्रोडक्ट कहता है ऑन एवरेज आपने कितना बनाया। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में कुछ बच्चे जिन्होंने 80 लाए, 70 लाए, 60 लाए, 40 लाए, ऐसे ऐसे नंबर्स लाए, राइट। और वो टोटल बच्चे थे 5। एक ने 80, 70, 60, 50 ऐसे ऐसे करके नंबर लाए उन्होंने। मैंने ऑन एवरेज निकाला हर बच्चे ने कितना लाया, मेरे को पता चला ऑन एवरेज हर बच्चे ने 80 नंबर लाए हैं। दैट मीन्स कि सब ने मिलाकर तो जितने भी लाए अलग अलग, बट ऑन एवरेज हर एक बंदा 80 तो ला रहा है, राइट। तो कहता है एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है कि हर एक लेबर मिलके कितना बना रहा है ऑन एवरेज। जैसे सपोज मैंने टोटल प्रोडक्शन की 10,000, राइट, और मेरे पास लेबर थी 10, तो मैं कह दूं ऑन एवरेज सबने 100 प्रोडक्ट तो बनाया, बट हो सकता है ना इंडिविजुअली एक ने 90 बनाए, एक ने 95 बनाए, एक ने 120 बनाए या 102 बनाए, एक ने 120 बनाए। ऐसा हो सकता है ना, इंडिविजुअली सबकी कैपेसिटी अलग हो काम करने की, बट स्पीड अलग हो, बट एट द एंड सबने मिलाकर कितना बनाया सर, एक बंदे का 100 आउटपुट। इसको कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि सर टोटल प्रोडक्शन पे आप कितनी लेबर लगा के बना रहे हो। टोटल प्रोडक्शन कितनी, 1000, कितना लेबर लगाया 10, तो हर एक ने कितना बनाया 100। सिंपल। क्या इसी मेथड से मैं टोटल प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर, एवरेज प्रोडक्ट इनटू वेरिएबल फैक्टर कर लो तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट। देखो फॉर्मूला, एवरेज प्रोडक्ट इनटू यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को मल्टीप्लाई करो, आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि आप मान लो 2 लेबर लगा रहे थे ऑलरेडी, राइट, और आपकी प्रोडक्शन हो रही थी सपोज 20 यूनिट्स की, दो लेबर लगा के। आपने एक और लेबर लगाया, तीसरा, थर्ड, आपकी प्रोडक्शन होगी 12। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वो जो थर्ड है उसने कितना बनाया। आप ऑलरेडी ही 2 बंदे मिलकर 20 बना रहे थे, आपने थर्ड पर्सन लगाया, आपकी प्रोडक्शन होगी 32। मैं पूछ रहा हूँ इस थर्ड वाले पर्सन ने, थर्ड वाले ने, तीनों ने मिलाकर नहीं, थर्ड वाले ने कितना बनाया। तो तुम कहोगे सर दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, 12, तो इसने 12 ही बनाया। अब तुमने एक्चुअली में करा क्या, मैं कह दूं तुमने टोटल प्रोडक्ट n नंबर से, मेरे को थर्ड का चाहिए था ना, तो मैं कह दूं मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिए था थर्ड वाले का, तो तुमने क्या किया, टोटल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड जो कि था 32, इसमें से माइनस किया टीपी ऑफ 2। 2 मतलब 20 वाला, 2 यूनिट्स वाला टोटल प्रोडक्ट कितना था 20, इन दोनों को माइनस करके कितना आया 12। तो ये फॉर्मूला है ना तुम्हारा सर, n-1। देखो आपका n क्या था 3, आपने मार्जिनल प्रोडक्ट ढूंढना था थर्ड पर्सन का। आपने कहा सर मार्जिनल प्रोडक्ट बताओ थर्ड पर्सन ने कितना बनाया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड इज व्हाट 32, तीनों ने मिलाकर बनाया, और एक ने, दो ने मिला के कितना बनाया था 20, तो थर्ड ने बनाया 12। और फॉर्मूला क्या बना सर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड इज व्हाट टोटल प्रोडक्ट एट 3 यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट एट 2 यूनिट्स। तो थर्ड को मैं कह देता हूँ ना ये n है, तो दिस इज n, और ये क्या बोलेगा n-1। तो फॉर्मूला देखो, एम पी एन इज इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। और मार्जिनल प्रोडक्ट को कई बार हम कहते हैं चेंज इन टीपी। चेंज इन टीपी व्हाट, यही तो होता है चेंज इन टीपी सर। एक टीपी से पिछला वाला टीपी निकाल दो, चेंज इन टीपी, और अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। तो आपको जो ठीक लगे वो वाला फॉर्मूला लगाओ। और हाँ, किसी केस में ना ये लगेगा जिसमें वेरिएबल फैक्टर का जंप एक से ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं ना, हम कहते हैं हर एक वेरिएबल फैक्टर ने कितना बनाया, मतलब एक एडिशनल वेरिएबल फैक्टर लगाया तो उसने कितना बनाया। तो वर्ड क्या यूज किया, रेफर्स टू एडिशन इन द टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू 1 मोर यूनिट, यानी कि आपको एक ही का लगाना है। बट अगर पेपर में तुम्हें कहा हो सर हमने ना 3 लेबर लगाए थे, हमारी प्रोडक्शन थी 32, हमने 5 कर दिए तो हमारी प्रोडक्शन होगी 40। अब वो पूछ रहा है कि बताओ इसमें से फोर्थ वाले ने कितना बनाया या फिफ्थ वाले ने कितना बनाया। तो मैं कह दूँ इसमें तो आपकी 2 लेबर इंक्रीज हो गई है, 2 लेबर, 2 वेरिएबल फैक्टर आए हैं, तो हमें तो एक का निकालना है ना। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे कंफ्यूज करेगा कि सर आपके ना 2 वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हुए हैं, तो बताओ कितना एमपी होगा थर्ड वाले पे या फोर्थ वाले पे। तो तुम्हें उसके अंदर ये ढूंढना पड़ेगा चेंज इन टीपी कितना आया। मैं कह दूं 50 में से
40 में से 40 था ना, 40 माइनस 32 इज चेंज इन डीबी। और वेरिएबल फैक्टर में कितना चेंज आया, 5 में से 3 माइनस कर दो, यानी कि 2 वेरिएबल फैक्टर में चेंज आया। तो हर एक ने कितना बनाया वो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा, राइट। आगे चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि शायद तुम खुद कर सकते हो। ओके, अगला आ गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हमने ऊपर स्टडी किया ना कि शॉर्ट टर्म फंक्शन को हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल एंड लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एट द एंड कहता क्या है, कहता है कि जब भी हम इंक्रीज करते हैं किसको, ओनली वन इनपुट को, इनपुट कौन सा हुआ जिसको हम इंक्रीज करते हैं, सर आपका आंसर आना चाहिए वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि ये लॉ तो शॉर्ट टर्म की बात करता है। कहता है शॉर्ट रन में जब भी हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहला मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद वो इंक्रीज करता है एट डिक्रीजिंग रेट, देन वो अल्टीमेटली फॉल करता है। अब इसका रीजन है कुछ, जब मैं सबसे पहले लेवल लगाता हूँ ना तो भाई उनमें जोश बहुत हाई होता है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है, तो प्रोडक्शन ना ऐसे एकदम तेजी से ऊपर जाती है। बट मैं और लेवल लगाता रहता हूँ ना तो पता क्या होता है, वो ना कामचोर बनने लगते हैं। क्या करते हैं, स्पेशलाइजेशन के नाम पर गप मारने लगते हैं। जैसे वो गप्पे मारने लगते हैं ना तो बस वो थोड़ा थोड़ा काम कम करने लगते हैं, सबका प्रोडक्ट कम हो जाता है। तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है एट डिक्रीजिंग रेट। पहले वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, अब थोड़ा थोड़ा कम कम करके बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है बट वो थोड़ा थोड़ा कम कम कर रहा है। बट मैं लेवल लगाता जा रहा हूँ, मैंने वो लेवल लगाया, अब क्या हुआ, बीच में ना लड़ाइयाँ लगने लगी, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रही, तूने ऐसा किया तूने ऐसा किया, दोनों सारे लड़ पड़े। जब सब लड़ पड़े एट द एंड क्या होने लगा, मेरा प्रोडक्शन फॉल करने लगा। मैं जितना बना रहा था उतना नहीं बना पा रहा भाई, 8 बंदों पे मैं 100 यूनिट बना पा रहा था, तो 11वां लगा के ज्यादा होना चाहिए था, मैं 90 बना पा रहा हूँ, -10 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे लड़ाइयाँ होने लगी, राइट। तो कहता है कि जब भी हम एक इनपुट इंक्रीज करते हैं अदर इनपुट रिमेन फिक्स्ड, यानी कि वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं और फिक्स फैक्टर सेम रहता है। टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, रेट डिक्रीजिंग है, मतलब ऐसे बढ़ता है ना जब कोई चीज ऐसे, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। बट मैं कह रहा हूँ इंक्रीज कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, जैसे ये बड़ा, फिर अब सर ये देखो इतना बड़ा जंप आया, अब बड़ा कम आया, अभी भी इंक्रीज कर रहा है बट बहुत कम कम कर रहा है, पीछे वाले से बहुत माइनर सा चेंज आ रहा है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, राइट। मतलब कोई चीज़ अगर इंक्रीज कर रही है इंक्रीजिंग रेट से तो उसका ग्राफ ऐसा ऊपर जाता है, अगर कोई इंक्रीज कर रही है डिक्रीजिंग रेट से मतलब वो ऐसे बढ़ रहा है मगर घट घट के बढ़ रहा है, तो एट द एंड एक टाइम आएगा जहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसका ऐसा ग्राफ बनेगा। समझे पॉइंट, इंक्रीज कर रहा है बट घट घट के कर रहा है, बढ़ रहा है बट कम कम होके बढ़ रहा है। जैसे पहले इंक्रीज आया 8 का, फिर भी इंक्रीज आया मगर 7 का आया, फिर इंक्रीज आया मगर 6 का आया, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, राइट। तो टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर वो इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से, देन वो फॉल करता है। तो मैं तो ग्राफ बनेगा सर, पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, देन डिक्रीजिंग रेट से, फिर एक टाइम के बाद फॉल करेगा, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। कुब्बा बोलते हैं हम इसको यहाँ पे, ठीक है। चलते आगे, मैं ये वाला बाद में कराता हूँ, पहले ग्राफ दिखा देता हूँ। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे होगा, इनिशियली इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देन डिक्रीजिंग रेट एंड देन अल्टीमेटली फॉल। और जहाँ पे ये रेट चेंज होता है ना, इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीजिंग रेट पे आता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि इट इज द पॉइंट व्हेन टीपी द रेट चेंजेस फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, ये होता है टोटल प्रोडक्शन। जहाँ पे ये रेट चेंज होता है ना वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम होता है। जहाँ पे ये रेट चेंज होता है, रीजन क्या है, अरे सर मार्जिनल प्रोडक्ट से ही तो टीपी में चेंज आ रहा है। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा तो टीपी इंक्रीज करेगा, रीजन क्या है सर, टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी का फॉर्मूला इज चेंज इन एमपी। एमपी ज़्यादा चेंज होगा, बढ़ बढ़ के इंक्रीज होगा तो टीपी क्या होगा, टीपी भी इंक्रीज होगा। अगर एमपी कम होगा तो टीपी थोड़ा सा कम से इंक्रीज होगा। समझ आई चीज़। तो कहता है जब एमपी इंक्रीज कर रहा था, जब एमपी इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से, टीपी इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से, मतलब एमपी इंक्रीज कर रहा है तो टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। जब एमपी फॉल होने लगा मतलब घटने लग गया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट सपोज पहले 8 से इंक्रीज हो रहा था, तो टोटल प्रोडक्ट सपोज हमारा पहले था 10, जब 8 से इंक्रीज आया, जैसे मान लो एक लेबल लगाया, मैं ऐसे क्वेश्चन से करवाता हूँ, ये इससे समझाता हूँ। मेरा वेरिएबल फैक्टर था 1, मशीनरी मैंने 1 लगाई थी, मेरा टोटल प्रोडक्ट था 10, मार्जिनल प्रोडक्ट भी अगर एक ही बंदा बना रहा है तो 10 ही बनाएगा ना ऑब्वियसली, तो कहता है 10 बनाया, एवरेज प्रोडक्ट भी सेम रहा। अब क्या हुआ, मैंने एक वेरिएबल फैक्टर और लगाया, मेरी प्रोडक्शन होगी 30। क्या कह दूँ, जो नया बंदा आया उसने कितनी प्रोडक्शन करी, 20 की, मार्जिनल प्रोडक्ट वही था ना, नए बंदे ने कितना बनाया, उसने 20 बनाया, राइट। कहता आपने तीसरा पर्सन लगाया, टोटल प्रोडक्शन होगी 45, तो बीच वाले ने कितना बनाया, जो नया बंदा आया
15 बनाया। देखो पहले जो नया बंदा आया उसने कितना बनाया, 10-20 यूनिट सर एक्स्ट्रा बनाए। अब वाले ने कितना बनाया, 15। तो मैं कह दूं पहले वो 10 से कितना हुआ, 20, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज हुआ, यानी कि हमारा टीपी भी इंक्रीज करेगा बट एट इंक्रीजिंग रेट, यानी कि टीपी 10 से कितना होगा, 30, इंक्रीजिंग रेट। फिर मेरा एमपी फिर इंक्रीज हुआ बट कितने से, 15 से। तो ये कह दूं थोड़ा सा तो कम हो गया ना, 20 वाला ज़्यादा था, 15 हो गया, कम हो गया। तो मैं कह दूं टीपी इंक्रीज करेगा बट एट डिक्रीजिंग रेट। तो देखो अगर एमपी हमारा इंक्रीज करता है तो मैं कहता हूँ इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, और जब एमपी इंक्रीज कर रहा है बट पिछले वाले से कम हो गया तो मैं कह दूँ टीपी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट। और जब हमारा एमपी नेगेटिव हो जाएगा तब तो हमारा डीपी फॉल ही कर जाएगा, क्योंकि वो उसमें माइनस हो जाएगा, तो नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर आ जाएगा। दैट मीन्स जब तक एमपी राइज करेगा टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, जब एमपी फॉल करने लगा ना तो टीपी इंक्रीज करेगा, क्योंकि अभी भी एमपी पॉजिटिव है तो इंक्रीज ही होगा। क्योंकि जब आप सम में जोड़ोगे, एमपी कितना आया, सपोज पहले था 8, अब हो गया 6 तो तुम टोटल प्रोडक्ट में ऐड ही करोगे ना, माइनस थोड़ी करोगे। तो जब ऐड करोगे तो टीपी तो इंक्रीज ही करेगा। यहाँ पे 8 से कर रहा था, यहाँ पे 6 से करेगा। तो मैं कह दूं पहले इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से, अब इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से। तो करते जाएगा करते जाएगा, जब जीरो हो गया तो इसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो मैं कह दूं टीपी मैक्सिमम हो जाएगा, यानी यानी कि टीपी कांस्टेंट हो जाएगा। जब कब होगा, जब एमपी में चेंज ही नहीं आया, एमपी जीरो हो गया। और जब एमपी नेगेटिव होगा तब तो टीपी कॉल करने लगेगा। इजी। तो ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ, टीपी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट, जब तक एमपी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब टीपी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट से तो एमपी फॉल कर रहा है बट वो पॉजिटिव है। जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी क्या हो जाता है, सर जीरो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टीपी फॉल करता है तो एमपी क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। देन यही चीज मैंने समरी में था लिखी, टीपी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट एमपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट एमपी फॉल्स, और टीपी जब फॉल करता है तो एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सिंपल, राइट। और इन्हीं फेसिस को जब वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है हम उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। नाम याद रखने, इनको 3 फेसिस का नाम दिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो कहता है फर्स्ट फेज इज द इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, सेकंड फेज इज इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, दूसरा है डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि रिटर्न्स आ रहे हैं अभी भी बट कम आ रहे हैं, डिमिनिशिंग। और उसके बाद तो नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि सर यहाँ तो लॉस ही हो रहा है, सीधी सी बात। डन, आगे चलते हैं। तो कहता है फेज ऑफ ऑपरेशन, मुझे बताओ आप किस फेज में ऑपरेट करना चाहोगे। फेज नंबर 1 इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, फेज नंबर 2 डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, फेज नंबर 3 नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। सर अगर मैं फेज नंबर 3 की बात करता हूँ, देखो नेगेटिव रिटर्न में तो कोई जाना नहीं चाहेगा, लॉस कोई नहीं चाहता, तो उसकी तो ऑप्शन ही बाहर ही कर देते थर्ड वाले को। तो कहता है इन फेज 3 मार्जिनल प्रोडक्ट ईच वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव, यानी कि आपका जो नया पर्सन आ रहा है वो क्या कर रहा है, सर पिछले वाले को भी खा रहा है, उसका फैक्टर भी डाउन कर रहा है। तो कहते हैं दिस इज नॉट अ फेवरेबल फॉर द प्रोड्यूसर, तो रैशनल विल नेवर ऑपरेट इन फेज नंबर 3। अब फेज नंबर 1 की बात करते हैं। सर फेज नंबर 1 में तो आपकी रिटर्न्स इंक्रीज ही हो रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पे रुकोगे, आप कहोगे सर रिटर्न तो बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ेगा अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाओ। तो तुम कभी फेज नंबर 1 में रुकना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपकी तो प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो कहता है फेज नंबर 1 विद द इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज मोर एंड मोर, देयर इज स्कोप फॉर मोर प्रॉफिट्स इफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज। तो हम वहाँ पे नहीं रुकते। अब बचा क्या आइडियली, सर फेज नंबर 2, हमारी फर्म्स कहाँ पे रुकेगी, फेज नंबर 2 पे। फेज नंबर 2 क्या कहता है, सर आपका रिटर्न बढ़ रहा है बट कम कम बढ़ रहा है। तो अरे रिटर्न तो बढ़ रहा है ना, दैट मीन प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो सिंपल सी चीज, इन फेज नंबर 2 कंक्लूजन इज कि प्रोड्यूसर मस्ट ऑपरेट इन फेज नंबर 2, जिसमें टीपी जो होगा मैक्सिमम होगा, यानी कि सर रिटर्न तो अभी भी आएगा। आगे चलते हैं, रीजंस फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि सर रीजन क्या है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 फेज आते हैं, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड डिक्रीजिंग, नेगेटिव वाला, राइट। तो कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कब आता है। मैं कह दूं हमने जब मशीन ले ली, मशीन तो आ ही गई हमारे पास, अब उस पर 10 लेबल लगाऊं कि 20 लेबल लगाऊं वो मेरे पर है। अगर मैं 10 लगाऊंगा, सपोज उसकी 50% कैपेसिटी यूज कर पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली नया लेवल लगाऊंगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो कह दूं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, कहते हैं सप्लाई ऑफ फिक्स फैक्टर इज टू लार्ज, लैंड आपने खरीद ली तो लैंड आ गई ना, अब उसमें तुम वेरिएबल फैक्टर कितना लगाते हो, अगर कम लगाओगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन का स्कोप है तो वो बढ़ जाएगा। तो कहता है व्हेन वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज देन द फिक्स फैक्टर इज यूटिलाइज एंड आउटपुट इज इंक्रीज। ऑब्वियसली आपने लेबर कम लगाया, लगाओगे तो मशीन तो पूरी यूज होगी। आगे कहता है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ फिक्स फैक्टर, अब
होता क्या है कि जब आप नई लेबर लगाते हो ना तो क्या होता है, हम लोग ना काम बांटने लग जाते हैं एक दूसरे के बीच में। जब काम बंटने लगता है तो हम लोग स्पेशलाइज हो जाते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब हम सारे काम क्विक करने लगते हैं, हम उसमें मास्टर बन जाते हैं। तो कहता है व्हेन वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते हैं तो फिक्स फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है वेरिएबल फैक्टर वालों की। तो इससे क्या होता है, बेटर डिवीजन ऑफ वर्क होता है। अगला आ गया इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर। कहते हैं जब आपको मशीन लगानी है तो आप मशीन टुकड़ों में नहीं लगा सकते ना, कि सर मैं तो आधी ही प्रोडक्शन करने वाला हूँ, मुझे तो 10,000 kg बनाना ही नहीं, मुझे तो 2,000 kg बनाना है, तो मशीन को ना आधा काट के दे दो। क्या बात कर रहे हो, आधा काट के ले जाएगा तो चलेगा क्या? तो आपको तो मशीन 10,000 kg की लेनी पड़ेगी, बट आप अभी बनाओगे कितना, 2,000। तो जब आप उस पर वेरिएबल फैक्टर लगाओगे, मशीन तो आई हुई है ना, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। तो कहते हैं फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। वंस इन्वेस्टमेंट इज मेड देन द एडिशन टू द फिक्स फैक्टर इंप्रूव्स द यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर। जब भी आप वेरिएबल फैक्टर लगाओगे मशीन यूटिलाइज होने लगेगी, थस इंक्रीजिंग द रिटर्न एंड टिल द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन इज अचीव। तो आपके रिटर्न तब तक बढ़ेंगे जब तक एक बैलेंस ना मेंटेन हो जाए लेबर और मशीन के बीच में। अगला कहता है रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब जब आपके रिटर्न्स बढ़ रहे हैं बट कम कम बढ़ रहे हैं। अब इसके रीजन क्या है? मैं कह दूं ओवर यूटिलाइजेशन होने लगा है फिक्स सेक्टर का। फिक्स सेक्टर को आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कहता है एज वी इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर इवेंचुअली अ पोजीशन विल कम वेयर फिक्स फैक्टर हैज़ इट्स लिमिट। उसकी एक लिमिट है कि इससे ज़्यादा नहीं एम्प्लॉय कर सकते। तो कहता है कि वहाँ से वो डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट कर देता है। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न्स तो आ रहे हैं बट वो कम आ रहे हैं, नेगेटिव नहीं है, राइट। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, अरे सर कब तक आप मशीन के बदले लेबर ही लगाओगे? अब तो जरूरत आ गई है ना कि मशीन लगा दें एक और नई लेबर लगाएं उस पर। जब कब तक आप इसी मशीन के ऊपर लेबर लगाते जाओगे, ठूसते जाओगे जगह पे? हाँ। तो कहता है हमारा इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया कि लेबर इंक्रीज करने से, कि आप लेबर को बार बार सब्स्टिट्यूट कर रहे हो कैपिटल की बजाय, आप मशीन लगाने की बजाय लेबर लगाते जाओगे तो मशीन का कभी ना कभी तो अंत होगा ना। तो कहता है कि उसकी एक लिमिट है, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर रहे हो तो देयर विल बी ए इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। आप मशीन के बदले लेबर लगा लो, ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये आप कुछ हद तक ही कर सकते हो। तो कहता है इसलिए हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाते हैं। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। कहता है अगर एक फिक्स फैक्टर पे ऑप्टिमम यूज करना है तो सपोज 5 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर चाहिए, तो हम जैसे ही एक और लगाएंगे, 6 माह लगाएंगे, तो ऑब्वियसली टोटल प्रोडक्ट कम हो जाएगा। यानी कि जो कम बढ़ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि उसकी मैक्सिमम लिमिट पहुंच गई है। आगे कहता है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब कि अरे सर अभी तो कहा कि सर लिमिट आती है फिक्स फैक्टर की, अब वो फिक्स फैक्टर की लिमिट क्रॉस कर दिया आपने, आपने ठूस दिया उसके अंदर लेबर। तो कहता है द नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर अप्लाई बिकॉज सम फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन आर फिक्स्ड विच कैन नॉट बी इंक्रीज इन द शॉर्ट टर्म विद द इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर। आप उसको इंक्रीज कर ही नहीं सकते वेरिएबल फैक्टर लगा के, आपको अब मशीन लगानी ही पड़ेगी, यानी कि सर उसकी लिमिटेशन क्रॉस हो गई है। अगला पुअर कोऑर्डिनेशन। मैंने कहा ना लड़ाई करने लगेंगे, तो कर लिया उन्होंने, गले पकड़ लिए एक दूसरे के। कहता है व्हेन वेरिएबल फैक्टर बिकम्स टू एक्सेसिव इट स्टार्ट कॉजिंग chaos among द फिक्स एंड द वेरिएबल फैक्टर रिजल्टिंग इन नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। देखो इसके अंदर कह सकते हो लड़ाई होने लगी। फिक्स फैक्टर जो होगा वो ऐसे रिपेयर मांगेगा, टूटेगा, बार बार ब्रेक डाउन होगा, है वो होगा, क्या बोलते हैं वो, टूट गया हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक डाउन के बाद जैसे हमारे यहाँ लाइट जाती है, कट लगते हैं, वो कट कट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? ऑब्वियसली तुम्हारी मशीन खराब चल रही है। कहता है डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अरे जब लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी तो बस एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो कहता है इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर द एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। क्योंकि एक देखेगा दूसरा काम चोर है, वो काम कर नहीं रहा तो मैं क्यों कर रहा हूँ, वो भी मैं भी नहीं करूँगा, तो डिमिनिश होने लगती हैं रिटर्न्स। कहता है इट रिजल्ट्स इन नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। बिल्कुल सही। और हमारा लास्ट टॉपिक कहता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। हमने ऊपर सीखा रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, जिसमें टीपी सर इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से, एमपी इंक्रीज कर रहा था। टीपी इंक्रीज कर रहा था डिक्रीजिंग रेट से, एमपी फॉल कर रहा था। जब टीपी इंक्रीज करते करते फॉल करने लगा, राइट, टीपी फॉल आया था, तो एमपी क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था। और जब टीपी मैक्सिमम था और एमपी क्या था, जीरो था, तो ये उसका रिलेशनशिप था। अब एपी और एमपी का रिलेशन कहता है जब तक एमपी, ये हमारा एमपी का कर्व जो वहाँ पे भी सीखा आपने, जब एमपी हमारा इंक्रीज करेगा एपी ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी कि व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, जब एमपी एपी से बड़ा होगा, एमपी और एपी दोनों राइज करेंगे। फिर जब एपी बड़ा होगा एमपी से, तो एमपी क्या करेगा, फॉल करेगा। कहता है
व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन लेस देन एपी, एपी फॉल्स एंड एमपी ऑल्सो फॉल्स, और वो हाइयर रेट से फॉल करेगा। यानी एमपी देखो ना, एमपी ऐसे था, ज़्यादा था, अब वो कम होने लगा, और एपी भी फॉल करने लगा, दोनों फॉल कर रहे हैं, बट एमपी ज़्यादा तेज़ी से फॉल कर रहा है और स्लोली एपी कर रहा है। आगे कहता है जब एपी और एमपी बराबर है इस पॉइंट पर, तो मैं कह दूँ एपी मैक्सिमम है। देखो एपी इसके बाद क्या हुआ, फॉल करने लगा सीधे, तो इस पॉइंट पे क्या था, मैक्सिमम। हम कह सकते हैं सर सिंपल सी चीज़ कि जब भी एमपी बड़ा होगा एपी से, एपी राइज करेगा, और जब एपी बड़ा होगा एमपी से, तो दोनों फॉल करेंगे, बट एमपी जो होगा वो ज़्यादा तेज़ी से फॉल करेगा, ठीक है, हाइयर रेट से फॉल करेगा। और एक पॉइंट और कि सर एमपी जब भी छोटा होगा एपी से, तो हमारा जो एमपी है वो नेगेटिव हो जाता है, बट एपी स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव। अरे एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता ही क्या है कि सर आपने टोटल प्रोडक्शन करी और कितना लेवल लगाया, क्या वो जीरो हो सकता है? सर उसको जीरो करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि सर न्यूमरेटर को जीरो करो। देखो तुम्हें मैथ्स तो आता होगा कि सर अगर डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो आंसर तो जीरो होता है, बट उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। बट जब न्यूमरेटर में जीरो आता है तो उसका मतलब होता है कि सर आंसर जीरो हो गया। तो न्यूमरेटर में जीरो कब आएगा सर? जब टोटल प्रोडक्शन जीरो होगी, और आपने लेबल लगाया, वो कुछ ना कुछ तो बनाएगा ना भाई। आप पैसे किस चीज़ के दे रहे हो आप उसको? तो कहता है एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, बट हम जो नया लेबल लगा रहे हैं वो हो सकता है ना कुछ बना के ना थे, तो एम पी कैन बी नेगेटिव, ए पी कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। जीरो हाँ एक केस में हो सकता है, जब स्टार्ट हो रहा हो, जब स्टार्ट हो रहा हो तब तो ऑब्वियसली तुम्हारी प्रोडक्शन जीरो होगी, तब एपी जीरो हो सकता है, बट उसके पहले नहीं हो सकता, उसके बाद नहीं हो सकता एपी जीरो। ऑब्वियसली मार्जिन प्रोडक्ट हो सकता है जीरो एंड देन इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। तो सिंपल से 4 पॉइंट्स है क्या कि सर जब भी एमपी बड़ा होगा एपी से, एमपी एंड एपी दोनों राइज करेंगे। जब भी एपी बड़ा होगा एमपी से, दोनों फॉल करेंगे और एमपी तेजी से फॉल करेगा। और जब वो दोनों बराबर होंगे, एपी का वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। और जब एमपी एंड एपी फॉल करेगा, एपी भी फॉल करेगा, एमपी भी फॉल करेगा, एमपी नेगेटिव हो सकता है, एपी नेगेटिव नहीं हो सकता। साथ में एक पॉइंट और, जब एपी और एमपी दोनों इंक्रीज कर रहे हैं तो एमपी के सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, वो फॉल भी कर रहा है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकता है कि एमपी सिर्फ राइज ही करता है क्या जब एपी और एमपी, जब एमपी बड़ा होता है एपी से, तो एमपी सिर्फ राइज ही करता है? नहीं सर, वो फॉल भी करता है। देखो एमपी अभी, एपी अभी भी राइज कर रहा है, राइट, क्योंकि इसके बाद तो वो मैक्सिमम यहाँ पे हुआ, यानी इससे पहले क्या कर रहा था, राइज कर रहा था, तो एमपी तो बढ़ के कम भी होने लग गया। तो कहता है बिफोर एमपी इज इक्वल टू एपी डज एमपी ओनली राइजेस। अरे इस पॉइंट से पहले, ये वाले पॉइंट से पहले क्या सिर्फ एमपी राइज ही कर रहा है? सिर्फ नहीं सर, फॉल भी कर रहा है। तो बिल्कुल सही। अगला, बिफोर एमपी इज इक्वल टू एपी डज एपी ओनली राइज। देखो एपी यहाँ पे जाके तो मैक्सिमम हुआ, और मैक्सिमम से पहले क्या होगा सर, इंक्रीज करेगा। तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट। तो तुम्हें यही पॉइंट याद रखना है कि एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एमपी एंड एपी दोनों राइज करते हैं। फिर एमपी इज इक्वल टू एपी, एपी इज मैक्सिमम। जब एपी बड़ा होता है एमपी से तो एमपी फॉल करता है, बट एट अ हाइयर रेट। और एपी कैन नेवर बी नेगेटिव, और जीरो, जीरो नहीं नेवर कहूँगा, बट किसी टाइम पे तो होता है जीरो, मतलब स्टार्टिंग के अंदर। तो ऐसा कह लो एपी कैन नेवर बी नेगेटिव एंड एमपी कैन बी जीरो एंड इवन नेगेटिव, एमसीक्यू में आ सकता है। और उसके बाद लास्ट कि सर क्या इस पॉइंट से पहले जहां दोनों इक्वल है, इससे पहले एमपी सिर्फ राइज ही करता है? तो नहीं सर, राइज एंड फॉल दोनों करता है। और अगर मैं कहूँ एमपी इज इक्वल टू एपी, तो एपी क्या सिर्फ राइज करता है? तो हाँ बिल्कुल सर, एवरेज प्रोडक्ट हमेशा राइज ही करता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का रिवीजन कंक्लूड होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बता दो किस चीज़ का वीडियो और चाहिए। थैंक यू सो मच।